योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार उन्होंने शपथ ले ली। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, सिराथू से हारे जाने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के दो महत्वपूर्ण मायने समझिए। एक तो जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको इंटैक्ट करके रखना चाहते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गैर यादव पिछड़ों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को फिर से 2014, 17 और 19 की तरह 22 में भी वोट दिया है। तो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज बीजेपी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए हम सब ने देखा कि आज उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा किस तरह से आपको मंच पर दिखाई दिया। ब्रजेश पाठक को लेकर उनका कद जिस तरह से बढ़ाया गया है, हम सब जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी सीट को बीजेपी ने बदल दिया था। वो बड़ा ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि इसके पहले वो दूसरी पार्टी में थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उनका कद बीजेपी में लगातार बढ़ता हुआ चला गया। एक तरफ जहां लखनऊ की महत्वपूर्ण सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कद को इतना ज्यादा बढ़ाया जाना, इसका सीधा सा संदेश है। देखिए, बार बार हम सब ने देखा था ब्राह्मण को लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे थे, ब्राह्मण बनेगा नहीं बनेगा। वहीं दिनेश शर्मा जो ब्राह्मण चेहरा थे उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको अब किनारे किया गया, तो उनकी जगह पर ब्रजेश पाठक के कद को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यकीनन वो युवा चेहरा है, तेज तर्रार नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, दो टूक बोलते हैं, तो इनको आगे बढ़ाए जाने का भी बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि 2024 में भी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही बार बार ये कहा जाए कि जातियों का मकर जाल है, बिना जाति के कुछ होता नहीं, ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जब आता है तो जातियों का जंजाल, ये जकड़जाल टूट जाता है। लेकिन वहीं जब दूसरे चुनाव आते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए आज के अगर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को आप देखें, चाहे कैबिनेट की हम बात करें या फिर जिनको राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जातियों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। देखिए, बेबी रानी मौर्य, उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। पहले वो राज्यपाल थी उत्तराखंड जैसे प्रदेश की, वहां से उनको इस्तीफा दिलाती है बीजेपी और उसके बाद उनको आगरा की एक सीट से चुनाव लड़ाया जाता है। बेबी रानी मौर्य ने भी आज यहाँ पर शपथ। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको लेकर बीजेपी को आगे बढ़ना होगा। यकीनन ये प्रचंड जीत है और इतनी बड़ी जीत के जरिए, एक बड़े मंत्रिमंडल के जरिए अब योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ना होगा। और उत्तर प्रदेश, जिसको उत्तम प्रदेश बनाने का दावा बार बार मुख्यमंत्री की ओर से किया जाता है, तो अब बुलडोजर बाबा को आगे बढ़कर उत्तम प्रदेश बनाने की चुनौती होगी। और इसके साथ ही आपको बताते चले, अब यूपी सरकार का जो सबसे बड़ा टारगेट है, 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, उसको दूसरे नंबर पर लेकर आया गया और अब अगले 5 सालों के लिए उसका टारगेट है कि नंबर 1 देश में उसको अर्थव्यवस्था बनाई जाए, अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि इसके लिए भी जाने जाते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से गाना बजने लगा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर जितने भी जरा लोगों से बातचीत करते हैं। खुश है आप लोग? जय जय श्री राम, बिल्कुल खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। आराम से क्या बोला? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार, इससे ज्यादा 24 में प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई पूरे उत्तर प्रदेश। थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए। देखिए, गर्मी उतार दूंगा वाला बयान भी था चुनावों के दौरान, हम सब ने देखा था। बुलडोजर बाबा के तौर पर बड़ी पहचान बनाई है योगी आदित्यनाथ ने। 49 साल उनकी उम्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस प्रचंड जीत के बाद देश में उनका कद कितना बढ़ गया है, आज इस मंच के जरिए एक बड़ा संदेश गया है। लेकिन इसी के साथ संदेश इस बात को लेकर भी गया है कि अगर कोई नेता अपना विधानसभा चुनाव हार जाता है, पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो चुने गए हैं, जबकि वो अपना चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको उत्तराखंड की कमान दी गई। तो बिल्कुल उसी तरह केशव प्रसाद मौर्य को भी साध कर यहाँ पर जातियों के बैलेंस को बनाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उनको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। यही कारण रहा कि इतना बड़ा मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यकीनन इसके तुरंत बाद अब उन लोगों की तमाम मीटिंग्स होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से जाएंगे तो मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ मीटिंग का बड़े बड़े दौरे भी लगे हुए हैं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के बारे में मुझे लगता है कि एक बार दर्शकों को फिर से जानकारी मैं दे दूं। गोरखपुर से जिस शख्स ने 26 साल की छोटी सी उम्र में सांसद के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की थी, 1998 के बाद वो आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और लगातार उनका कद बढ़ता हुआ चला जाता है। 1998 का लोकसभा चुनाव जीता, 1999 में जब चुनाव हुए थे फिर जीता उन्होंने, 2004 जीता, 2009 जीता, 2014 जीता, लगातार उनका मार्जिन गोरखपुर से बढ़ता हुआ चला गया। 2017 में यहाँ पर कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं मुख्यमंत्री ने।
19 सालों के बाद ऐसा हुआ है जब योगी आदित्यनाथ के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है जो विधानसभा के जरिए मुख्यमंत्री बना है। इसके पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव भी थे, उसके बाद जितने भी लोग आए, चाहे 2007 में मायावती आई हो, 2012 में अखिलेश यादव आए हो या फिर खुद मुख्यमंत्री 2017 में आए हो, बाद में उनको MLC बनाकर सदन तक भेजा गया था। लेकिन इस बार खुद वो गोरखपुर सदर की सीट जीत कर आए हैं, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 17 सालों के बाद वो दिन आया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 5 सालों तक अपने कार्यकाल को पूरा किया और अब अगले 5 सालों के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जो महत्वपूर्ण तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों को छूती है। 9 राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है। यहाँ पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी थी। सबसे दिलचस्प तो शिवराज सिंह यादव मामा जी नजर आए। उसके पीछे का किस्सा भी जानिए, जितना वेव वो कर रहे थे। अगले साल 2023 में मध्य प्रदेश में होने हैं चुनाव। बुलडोजर बाबा की यहाँ पर छवि बनाई है योगी जी ने और जीत दर्ज की ऐतिहासिक। अब बुलडोजर मामा के तौर पर अपनी छवि बनाने चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान। और हम सब ने देखा था, रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, कि शिवराज सिंह चौहान मामा शिवराज का बुलडोजर लेकर कैसे वो मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगले साल चुनाव होने, हम सब ने देखा था 2018 में जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तो 47,000 वोटों से बीजेपी पीछे रह गई थी। हालांकि उसके बाद क्या कुछ हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, सरकार गिर गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान मामा बन के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। उनके लिए अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश के जरिए बहुत बड़ा मैसेज वहां तक जाता है क्योंकि एक बड़ी आबादी वहां पर रहती है, तो इसीलिए अपने मामा यहां पर वेव करके एक बड़ा संदेश दे रहे थे। मीडिया कैमरों ने भी उनको खूब कैप्चर किया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों का यहां पर जमावड़ा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यूपी जीतने के बाद अब दरअसल बीजेपी की परीक्षा शुरू होगी इसी साल गुजरात में होने हैं विधानसभा के चुनाव। हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर यहां पर मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने, आपको बताते चले, धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में इन दोनों ने जबरदस्त तरीके से यहां पर काम किया। सुनील बंसल पर्दे के पीछे रहकर कल बहुत जबरदस्त तरीके से सुनील बंसल की पीठ थपथपाई। गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री भी वहां पर थे। और जैसे ही सुनील बंसल का नाम अनाउंस हुआ, जब विधान दल के नेता चुने जा रहे थे योगी आदित्यनाथ, उस समय जबरदस्त तरीके से तालियां बजी थी। तो ये जो तमाम नेता हैं पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, अब उनको लेकर बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी। अनुराग ठाकुर का कद बढ़ाया गया केंद्र में, फिर उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेदारी दे दी जाती है धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर। यकीनन हिमाचल में चुनाव है तो उनके चेहरे की बदौलत वहां के जो लोग हैं वहां को लुभाने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की ओर से। दूसरी तरफ गुजरात, हालांकि गुजरात में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गढ़ है। 3 दशक हो चुके हैं वहां पर, 3 दशक से बीजेपी की सरकार गुजरात में है। और इस बार भी चुनौती क्या उतनी बड़ी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री 3 बार बदलने के बावजूद अगर उत्तराखंड में अपनी सरकार को जबरदस्त तरीके से रिपीट करती है बीजेपी, तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री के साथ पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया था। तो गुजरात पर भी सभी की निगाह रहेगी। इन 2 राज्यों के चुनाव के बाद फिर अगले साल आ जाइए, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया। इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 2 जो केंद्र जो कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, इन दोनों में कमल खिलाने की चुनौती अब यहीं से, और उसकी तैयारी भी ये लोग शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को लेकर हम सब ने देखा था कि कितनी जबरदस्त तैयारी बीते काफी लंबे समय से चल रही थी, और उसी को लेकर अब आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो अब अगला टारगेट रहेगा मध्य प्रदेश। इन लोगों की कोशिश है कि यूपी में जो जनादेश मिला है, मध्य प्रदेश में भी वही कमाल किया जाए और मामा की सरकार एक बार फिर से वहां पर बनाई दी जाए। वहां की भी तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, सुपड़ा साफ हो गया था 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, लेकिन उसके पहले 15 सालों तक वहां पर रमन सिंह की सरकार थी। तो अब वहां पर भूपेश बघेल को हटाकर बीजेपी फिर से चाहेगी कि अपना कमल खिलाए वहां पर। दूसरी तरफ राजस्थान पर भी उसकी निगाहें बड़ी तगड़ी हैं। राजस्थान में भी अपने तमाम दिग्गज नेताओं को भेजकर वहां पर कांग्रेस की सरकार को अक्सर असहज करती रहती है, और वहां पर जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो परेशान करते रहते हैं कांग्रेस की सरकार को। तो ये वो महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर लगातार कोशिश। और श्रोता, यहाँ पर एक चीज और बताना जरूरी है, 2024 के ठीक पहले 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर होने हैं विधानसभा के चुनाव। कई जगहों पर बीजेपी शासित तो कई जगहों पर कांग्रेस की
सरकार में सेंध लगाकर वहां पर बीजेपी की सरकार बनवाना अब इनके सामने चुनौती होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी को कम करके घटा के, हालांकि इस बात को बीजेपी मानती नहीं है, वहां पर अपनी सरकार को फिर से रिपीट करवाने की चुनौती होगी। और 2024 की तैयारी यहाँ जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए एक जबरदस्त बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो चुंबकीय आकर्षण है, बड़ी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था, नरेंद्र मोदी जल्दी आए, बड़ी बेसब्र हुए जा रहे थे लोग। जैसे ही प्रधानमंत्री की एंट्री होती है उसके बाद पूरा का पूरा जो शांत पड़ा हुआ माहौल रहता है वो अचानक से बिल्कुल स्वतः स्फूर्त ऊर्जा के जरिए भर जाता है। नारेबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में होने लगती है। वो कितना बड़ा चेहरा है, यहाँ स्टेडियम में उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जिस तरह से बेताब और बेसब्र दिखाई दे रहे थे, वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी। और यकीनन उन तस्वीरों का अपने आप में बहुत ज्यादा मायना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां रही जिनके बदौलत चाहे वो मुफ्त में राशन बांटना हो, राशन और शासन को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लखनऊ की सड़कों पर लगाए गए हैं। तो चाहे वो फ्री में अनाज बांटना हो, राशन बांटना हो, या फिर महिलाओं को जो घर के लिए पैसे देने हो। और सबसे जबरदस्त देखिए, महिलाओं को यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी को समर्थन हासिल हुआ है, महिला मतदाताओं का, जो घर बांटे गए हैं, 2.5 लाख या 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं घरों के लिए, जो पैसे, बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस बात का ख्याल रखा गया है वो ये है कि महिला के नाम पर नेम प्लेट हो। आप जरा सोचिए, जिन महिलाओं को अक्सर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में दोयम दर्जा, अक्सर हम सब जानते हैं, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, श्वेता बिहार से, हम सब जानते हैं कि महिलाओं को लेकर यहाँ की स्थिति क्या है। वहां पर जब घर के नाम के ऊपर महिला का नेम प्लेट बड़ा सा चिपकाया जाता है तो उसका गर्व वो महसूस करती है। सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं के मद्देनजर, इसीलिए बुलडोजर बाबा को लेकर भी, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जबरदस्त तरीके से महिलाओं में उत्साह दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर साध कर राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश, अपने मंत्रिमंडल में जिन युवा चेहरों को तरजीह दी गई है, हम सब ने देखा कि कई ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको शामिल किया गया है। असीम अरुण का नाम भी लेना यहाँ पर जरूरी हो, पहले वो अधिकारी थे, बाद में वो अचानक से इस्तीफा देते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं और फिर उनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। असीम अरुण जो दलित चेहरा है, युवा चेहरा है, उनके जरिए दलितों को साधने की कोशिश, कई ऐसे जाटव चेहरों को भी तवज्जो दी गई है यहाँ पर। चूंकि हम सब जानते हैं कि गैर जाटव वोट थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट हो रहा है बीजेपी में, जो मायावती का एक समय में वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बहन जी की पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई है, उनका वोट बैंक भी लगातार धराशायी होकर 12% पर आकर गिर गया है। तो उस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी बीजेपी की ओर से की गई है और बीजेपी इस बात को मानकर चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी यही कोशिश थी पूरे चुनाव के दौरान कि मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, क्योंकि बहन जी सक्रिय नहीं थी, लेकिन बीजेपी उसमें कामयाब हुई। दलितों का एक वर्ग बीजेपी की ओर लगातार शिफ्ट हो रहा है, चाहे 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें या 2022 की बात करें। जिस मायावती का वोट बैंक कभी 20-22% से नीचे होता ही नहीं था, उस मायावती का वोट बैंक इस बार सिर्फ 12.5% के आसपास आकर टिक गया है और बीजेपी 40% से ज्यादा वोट हासिल करती है। श्वेता, एक और महत्वपूर्ण चीज, इस बात को हमें समझना होगा। देखिए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और 3 करोड़ 80 लाख वोट उत्तर प्रदेश के हासिल करती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से 90 लाख ज्यादा है। इस बात को समझे, ये वन साइडेड प्रचंड जीत थी। हालांकि समाजवादी पार्टी, आज बड़ा इंतजार हो रहा था कि विपक्ष के भी कुछ चेहरे नजर आए, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने शपथ ली थी तो मैं वहीं पर मौजूद थी। शपथ ग्रहण समारोह जब दूसरे ग्राउंड में हुआ था, हमने देखा था कि कैसे अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के साथ वहां पर पहुंचते हैं। मुलायम सिंह यादव कान में प्रधानमंत्री से कुछ डिस्कस करते हैं, बड़ी चर्चा हुई थी उस तस्वीर की। लेकिन आज अखिलेश यादव, उनको आमंत्रित जरूर किया गया था लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। विपक्ष के चेहरों का इंतजार ही रह गया, नहीं पहुंचा। लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर दिखाई है और इस जोर आजमाइश के जरिए अब आगे होने वाले विधानसभा के चुनाव, चाहे इसी साल अक्टूबर-नवंबर में जो गुजरात और हिमाचल के होने हैं, या फिर अगले साल हम सब देखेंगे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम राज्यों में होने हो, या उसके बाद 2024 की बात करें लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें 2014 में यहाँ की 80 में से 73 सीटें बीजेपी जीत जाती है। 71 सीटें खुद अकेले और 2 सीटें अपना दल के उसके सहयोगी अनुप्रिया पटेल जो मंच पर मौजूद थी, बड़ी मुस्कुराती हुई नजर आई। उसके बाद की बात करें 2017 में तो प्रचंड जीत थी ही थी, ये अपने आप में खुद ऐतिहासिक था। उसके बाद 2019 की बात करें तो यहाँ की सीटों में से 65 से ज्यादा सीटों को हासिल करके बीजेपी बड़ा जनादेश पाती है, क्योंकि जिस तरह की उसको उम्मीदें थी उससे
कहीं ज्यादा चीजें रिपीट हुई हैं। और इस बार आपको बता दें, जब अलग अलग हिस्सों में जाकर 100 दिन की कवरेज मैंने की थी बुलेट बाइट रिपोर्टर के लिए, तो मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनको लेकर बहुत नाराजगी थी जनता के बीच में। लेकिन चूंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ वहीं योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, बीजेपी की पूरी फौज उतर जाती है, कुछ अनुभवी चेहरे अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने अनुभव के जरिए मतदाताओं को मनाते हैं, तो कुछ युवा चेहरों को मैदान में उतार दिया जाता है ताकि जीत हासिल कर ली जाए। तो वही आज देखने को मिला है बीजेपी की इस प्रचंड जीत के तौर पर। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास हम चलेंगे। राकेश जी, सीधे आपके पास आते हुए जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो जीत है और आज जो ये मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया अंदर के तौर पर? अब तक जो बातें रही हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि सबसे ज्यादा जोर इस सरकार का अब किन किन मुद्दों पर रहने वाला है। राकेश जी। देखिए चित्रा जी, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट हुई है, इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है प्रधानमंत्री जी का शासन और उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन। इस बात को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां रही है, जिसके कारण पहली बार गरीबों को बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी सिफारिश के प्रधानमंत्री आवास मिला है, उनको शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, उनको आयुष्मान भारत के तहत कार्ड मिला है। इस प्रकार से गरीब व्यक्ति की एक एक बात की चिंता प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से की और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये हमारी जीत के लिए सबसे बड़ा कारण बना है। और आज जब हम मंत्रिमंडल के इस पूरे सूची को देखेंगे तो मंत्रिमंडल की सूची में आपको राकेश राठौड़ गुरु जैसा नाम मिलेगा। मतलब मोटरसाइकिल बनाने वाला एक मिस्त्री कैसे भारतीय जनता पार्टी से विधायक होता है और कैसे योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में स्थान पाता है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को सबके सामने रखते हैं कि यहाँ सामान्य व्यक्ति को ये अवसर मिल सकता है कि वो स्वास्थ्य सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंच से वो अपना काम कर सकता है, जाकर के आगे बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि सिद्धारित आजाद अंसारी जैसे एक सामान्य युवा कार्यकर्ता जो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल करके आता है, भारतीय जनता पार्टी में काम करता है और कैसे उसको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। सतीश शर्मा जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं और दूसरी बार विधायक बनते हैं और उनको इस मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। तो आपको कई ऐसे चेहरे दिखाई पड़ेंगे जो परिवारवाद से बिल्कुल परे है, सामान्य पृष्ठभूमि की राजनीति से निकल करके आते हैं और अपना स्थान मंत्रिमंडल में बनाते हैं। यानी परिश्रम करने वाले मेहनती व्यक्ति जिनके चरित्र अच्छे हैं, जिनका राजनीति में अपना एक स्थान बना है अपनी मेहनत अपनी प्रतिभा के आधार पर, उनको इस मंत्रिमंडल में मिला है। आप देखेंगे 5 महिलाओं को हमने इसमें स्थान इस मंत्रिमंडल में आपको मिलता हुआ दिख रहा है और ये 5 मंत्री आपको अपने काम की, अपनी क्षमता के आधार पर जिनका स्थान बना है। बहुत सारे कयास मीडिया में बहुत प्रकार के नामों के लगाए जा रहे थे, अलग अलग कारणों से गिराए जा रहे थे, लेकिन ये मंत्रिमंडल देख करके मैं मानता हूं कि सभी राजनीतिक विश्लेषकों की ये राय बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाने वाले निर्णय लेते हुए बहुत ही सामान्य कार्यकर्ताओं को, बहुत ही सामान्य, एक नाम बताऊं, दयाशंकर मित्र दयालु का, किस प्रकार से एक छात्र संघ की राजनीति से निकल करके आए दयाशंकर मित्र दयालु जी किसी सदन के सदस्य नहीं है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में बनारस से दयाशंकर मित्र दयालु जी को शामिल किया जा रहा है। ये बताता है कि आप पर कोई जिम्मेदारी हो या नहीं हो, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा के साथ निष्ठा से काम किया है, अगर जुनून से परिश्रम की पराकाष्ठा की है, तो आपको निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आपके दायित्व वृद्धि भी करेगी, आप पर पूरा भरोसा भी जताएगी। ये आपको ये सारे नामों को देख करके लगता है कई अनुभवी चेहरे भी आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे, जैसे सुरेश खन्ना जी जैसे अनुभवी व्यक्ति भी अभी दिखाई पड़ रहे हैं, शुभता शाही जी जैसे अनुभवी व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, पूरे चुनावी अभियान का संचालन वो अपने हाथों से कर रहे थे और कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार ऊंचा करने का काम किया। उनको फिर से इस बार के कैबिनेट में उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर जगह मिली है। ब्रजेश पाठक जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़े रहे, पूरी मेहनत के साथ काम करते रहे। आज उप मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस जो दूसरी सरकार योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा कार्यकाल है उसमें उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य जी
जो अपने चुनाव के लिए परवाह न करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक ज्यादा सभाएं करने का जिन्होंने काम किया, जो परिश्रम उन्होंने किया है, उस परिश्रम को सम्मान दिया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, तमाम सारे मीडिया में जो कयास लगाए जाते रहे हैं, इन सबको खारिज करते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी को आज पुनः उप मुख्यमंत्री बना करके, और ऐसे ही आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा कि वहां पुष्कर सिंह धामी जी को अवसर मिला। तो ये स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वयं के लिए नहीं कि मैं मेरी सीट जीत जाऊं, मैं मेरे पत्नी बच्चे के लिए राजनीति में कैसे स्थापित कर दूं, कैसे संपत्तियों का अर्जन कर लूं, कैसे अपने नाम को बड़ा कर लूं, इन सारी बातों से परे होकर के जिसने संगठन के निर्णय पर, संगठन की कार्यपद्धति पर, संगठन के बताए गए काम को उससे पूरा करने का काम किया है, संगठन ने उसको पूरा मान सम्मान दिया है, संगठन ने उसकी पूरी चिंता की है। आज के पूरे मंत्रिमंडल की जब आप समीक्षा करेंगे तो आपको ये सारे बिंदु ध्यान में आएंगे। ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से गिनाई गई हैं। विपक्ष की ओर से जो नेता हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में मुझे जानकारी दी जाए। लेकिन राकेश जी, यहाँ पर सीधे एक और सवाल जेहन में आता है। देखिए, प्रचंड जीत है, यकीनन आज बधाई का दिन है, और आज जिस तरह की तस्वीरें इस पूरे के पूरे हिस्से से उमड़ी हैं उसका संदेश भी बहुत बड़ा है। लेकिन इसी के साथ जेहन में और भी सवाल आते हैं। ये मतलब गिफ्ट तो आपको शानदार मिल गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी के भी मणिपुर और गोवा में, लेकिन रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये जो धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ रही है, ये आम आदमी को राहत के रूप में कब आप लोगों की ओर से दी जाएगी? जनता की ओर से ये भी सवाल पूछा जा रहा है। पूछेगी और जनता के सवालों के जवाब देना, जनता के सवालों के समाधान करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमारा लगातार ये प्रयास रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लगातार प्रयास रहा है, हमारी राज्य की सरकारों का ये प्रयास रहा है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव जो गरीब वर्ग है उस पर किसी भी रूप में न पड़ने पाए, क्योंकि महंगाई की जो मार है वो सर्वाधिक गरीब वर्ग पर होती है, और इसीलिए महंगाई का प्रतिकूल प्रभाव गरीब वर्ग पर न पड़ने पाए, इसलिए लोक कल्याणकारी नीतियां बनाना और लोक कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना, इसमें किसी प्रकार की कहीं कोई हिलाहवाली न होने पाए, कोई शिथिलता न होने पाए, कहीं कोई ब्लॉकेज न बनने पाए, पूरी पारदर्शिता के साथ जो गरीब वर्ग है उसकी घर दरवाजे तक योजनाएं पहुंचे। सरकार ने लगातार इस संदर्भ में प्रयास किए हैं। हम गरीब कल्याण अन्न योजना की जब चर्चा करते हैं तो ये वास्तविकता में ये एक किस प्रकार की चिंता करने का विषय है कि जब पूरा दुनिया लॉकडाउन हो रही थी तो गरीब वर्ग को कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए, उसके घर के चूल्हे जलते रहे, उसको राशन मिलता रहे समय पर, और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर चलिए, ठीक है, आप इसको दूसरे रूप में लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन ये सच बात है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और सरकार को उसके बारे में सोचना होगा। सांड एक बड़ा मुद्दा चुनावों के दरमियान जो किसानों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते थे, उनको किस तरह से काबू करेगी सरकार, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार को लेकर जो वादे सरकार की ओर से किए गए उसको निभाना अब एक बड़ा चैलेंज होगा। गन्ना किसानों का बिल्कुल कम समय में किस तरह से भुगतान कर दिया जाए, जो 14-15 दिनों के भीतर आप लोगों की ओर से वादा किया गया है, उसको निभाना अब आप लोगों के सामने चुनौती होगी। और इसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती बुलडोजर बाबा के सामने कानून व्यवस्था को लेकर। 5 सालों में इसी मुद्दे पर उन्होंने दोबारा से अपनी सरकार रिपीट कर ली, लेकिन अगले 5 सालों के लिए क्या पिछले से बड़ी लकीर वो खींच पाएंगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।